नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आप हमें भुगतान कर सकते हैं, आपका हमें समर्थन मिलेगा और आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें भी मिलेंगी। और अगर गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी का ऐप आ गया है और अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। लेकिन नजर डालते हैं पहले सुर्खियों पर। बंगाल में 30, असम में 47 सीटों पर डाले गए वोट। बंगाल में छुटपुट हिंसा की घटनाएं। पिछले 24 घंटे में 62,336 कोरोना के मामले, 279 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर दंगों में सुरेश राणा समेत 100 पर दर्ज केसेस वापस। नाना पटोले बोले शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं। तो सुएज नहर रोड ब्लॉक, 200 जहाज फंसे। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के मतदान की। जी हां, 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी और अभी 3 बजे तक के जो वोटर टर्नआउट के आंकड़े हमारे सामने आए हैं, तो पश्चिम बंगाल में 70.17% वोटर टर्नआउट दिखा है और उधर असम में 62% वोटर टर्नआउट सामने नजर आया है। अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए आज मतदान हुआ था, जिसमें कि 191 कैंडिडेट्स का भविष्य तय होना था। असम में 47 सीटों के लिए आज वोट डाले गए हैं और जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो दोनों राज्यों में है। बीजेपी बनाम पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी। हालांकि वहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट है, क्योंकि कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का एक फ्रंट है जो कि तीसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता है। तो उससे अब फायदा किस पार्टी को होगा, क्योंकि बीजेपी ये कोशिश में है कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में वो पहली बार सरकार बना ले। और जहां तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, तो तृणमूल कांग्रेस क्या ये तीसरी बार ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री बन पाएंगी, इसको लेकर भी एक बहुत ही कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। जहां तक हिंसा की कुछ वारदातें हैं, कुछ छुटपुट हिंसा की वारदातें भी आज नजर आई थी। वहीं अगर हम बात करें असम की, तो असम में 47 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। और अगर हम पिछले जो 2016 के चुनाव हैं, तो अगर उनकी हम बात करें तो 47 सीटों में पिछले बार 35 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी। वहीं पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत हासिल किया था। उधर आज शुवेंदु अधिकारी ने कुछ ऑफिसर्स का सस्पेंशन डिमांड किया था। उन्होंने कहा था कि इन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए। हल्दी और नंदीग्राम की की घटनाएं हैं और उन्होंने कहा था कि जो रूलिंग पार्टी है यानी कि तृणमूल कांग्रेस, इन अफसरों के द्वारा वो उसको मदद कर रही है। उधर बीजेपी ने ये क्लेम किया था कि शुवेंदु अधिकारी की जो गाड़ी है उस पर अटैक किया टीएमसी के सपोर्टर्स ने। तो इन तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बीच आज पहले चरण का मतदान डाला गया है और असम में 3 फेजेस में चुनाव होने हैं। उधर पश्चिम बंगाल में 8 फेजेस में ये चुनाव होना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की सरकार फिर से असम में बन पाएगी। और जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, तो क्या ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाएगी। तो ये सारे बड़े सवाल हैं, कांटे की टक्कर है। लेकिन आज सिर्फ ये पहले चरण का मतदान है। अब आगे आगे कैसे ये पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है ये कैसे पैन आउट करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर। जी हाँ, भारत में दूसरी लहर अब ऑफिशियल हो चुकी है और पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े सामने हैं वो वाकई में डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 62,336 केसेस सामने आए हैं और 279 मौतें सामने आई हैं। और आपको बता दें कि अभी भी जो महाराष्ट्र है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि वहां पर 35,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं और दोबारा लॉकडाउन लगाने की बातें भी कही हैं। उधर अजीत पवार ने कहा है, उधर ठाकरे ने कहा है। अजीत पवार ने ये कहा था कि वे 2 अप्रैल तक देखेंगे और नहीं तो अगर लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखते तो उनको हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अलावा भी और भी कई राज्य हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है
और आज ही हमने सत्य हिंदी के लिए डॉक्टर एस.के. सरीन का इंटरव्यू किया है, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी के और डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस के। और उन्होंने ये बातें खुलकर ये बोली हैं कि जो ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना है भारत में, इसमें जिस रफ्तार से इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, तो कोई ताजुब की बात नहीं होगी कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो भी नंबर ऑफ इन्फेक्शंस में भारत एक बार फिर से तोड़ दे। यानी कि एक जो चिंता का विषय है वो बढ़ता संक्रमण है, और उससे भी जो ज़्यादा चिंता का विषय है वो है यूके का जो स्ट्रेन, जो अभी हाल में पंजाब में हमने आपको खबरें बताई थी कि किस तरीके से जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 80% केसेस में ये जो यूके का स्ट्रेन है वो पाया गया है। और ये जो वायरसेस हैं ये लगातार म्यूटेट करते जाएंगे, और ये जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उसमें अंदर घुसने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन टीकाकरण कितना सफल होगा ये एक लगातार मॉनिटर करने का प्रोसेस है, जिसके लिए एंटीजन टेस्ट हमें लगातार करवाने पड़ते रहेंगे। लेकिन उससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी, डॉक्टर सरीन ने बताई बातें कि मास्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप टीकाकरण करवाएं, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल भारत में बढ़ता संक्रमण कोरोना का वो एक चिंता का विषय जरूर बन चुका है। और एसबीआई की जो रिपोर्ट अभी हाल में आई थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि अप्रैल के महीने में एक भारी उछाल केसेस में देखी जा सकती है, और लगभग 25 लाख केसेस अगले महीने यानी कि अप्रैल में सामने आ सकते हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे जाती हूँ। अब बात करते हैं 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की। जी हाँ, यूपी की एक अदालत ने जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं सुरेश राणा, बीजेपी के एमएलए संगीत सोम और पूर्व बीजेपी के जो सांसद रह चुके हैं भारतेंदु सिंह, वीएचपी की लीडर साध्वी प्राची, इन सब के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे उसको यूपी की एक अदालत ने वापस ले लिया है। अब ये सारे लोग आरोपी थे और आईपीसी की कई धाराओं का उन्होंने उल्लंघन किया था। और आपको बता दें कि जो महापंचायत हुई थी 2013 में, उस महापंचायत में इन सारे नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसकी वजह से हिंसा भड़की थी। और वो जो हिंसा भड़की थी उसमें 62 लोगों की मौत हुई थी और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। और बताया जाता है कि कथित रूप से इस मुजफ्फरनगर दंगे का जो फायदा था वो बीजेपी को मिला था, राष्ट्रीय लोकदल का बिल्कुल सफाया हो चुका था। लेकिन आज इन सारे नेताओं के खिलाफ केसेस वापस ले लिए गए हैं। उधर आपको बताते हैं कि ये यूपी की अजब गजब कहानी है। उधर आपको बता दें कि जो एक स्पेशल जज है पीके पिल्ले, उन्होंने जो बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे स्वामी चिन्मयानंद, तो उनको आज रेप के चार्जेस से बरी कर दिया है, वो एक्विट हो गए हैं। और सिर्फ इस बात को लेकर क्योंकि काफी सबूत उनके खिलाफ नहीं मिले थे। अब आपको बता दें कि 2019 में स्वामी चिन्मयानंद को अरेस्ट किया गया था रेप के आरोप, बलात्कार के आरोपों के तहत। और ये बताया जा रहा था कि एक लॉ की स्टूडेंट है जिसको उन्होंने जबरन रेप करने की, उसका बलात्कार करने की कोशिश की थी और उसको बंद करने की कोशिश की गई थी, और लड़की के पिता ने ही ये आरोप लगाए थे। लेकिन आज जो यूपी की एमपी और एमएलए की जो अदालत है उससे वो दोष मुक्त हो चुके हैं। तो अब इसका क्या मायने लगाया जाए? ये जो सारे नेता हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हों या फिर स्वामी चिन्मयानंद हो, चिन्मयानंद ने बलात्कार किया था कथित रूप से, अदालत ने उनको आज बरी कर दिया क्योंकि सबूत नहीं मिले। उसी तरीके से जो मुजफ्फरनगर के दंगों में जितने आरोपी थे उनके खिलाफ केसेस वापस ले लिए गए हैं। तो ये यूपी की जो योगी सरकार है ये किस रास्ते पर चल रही है? जितने भी आरोपी हैं अगर वो बीजेपी के हैं तो आपने देखा है कि उनके दाग सारे साफ हो जाते हैं। यूपी में हैं तो यूपी के जो बीजेपी के जो सांसद हैं या वो नेता हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पानी की तरह पवित्र हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, सिस्टम भी उनके फेवर में आ जाता है। और आपको ध्यान होगा कि मुजफ्फरनगर के, जैसा मैंने आपको बताया था कि मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसका सीधा फायदा बीजेपी को 2014 के इलेक्शंस में मिला था। तो आज इन नेताओं से क्यों नहीं सवाल किए जा रहे हैं? अदालतें भी हैं, उन्होंने भी जो फैसले सुनाए हैं वो उनके फेवर में सुनाए हैं। तो इससे क्या समझा जाए कि आज जो ऐसी ताकतें हैं क्या उनको एक बढ़ावा मिल रहा है? और ये जो बलात्कार के आरोप में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे स्वामी चिन्मयानंद, आज उनको भी आज अदालत ने बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है। और आपको बता दें कि उसमें जो एक ओम सिंह एडवोकेट थे स्वामी चिन्मयानंद के केस में, उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी कि उस लड़की ने 5 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन किया था। तो ये तमाम तरीके के एफआईआर दर्ज के बीच लेकिन उस लड़की के खिलाफ जिसके खिलाफ बलात्कार ये हुआ था
उस लड़की का क्या होगा, क्या उसे कैसे न्याय मिलेगा। आज अगर कोई सबूत नहीं है तो स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया है, वो बीजेपी के नेता हैं। उसी तरीके से मुजफ्फरनगर दंगों में जितने भी ये जो आरोपी थे उनको भी आज बरी कर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे लोग आज बरी हो जाएंगे तो आप समाज में किस तरीके का संदेश देना चाह रहे हैं। और हमारे जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे फिर पुलिस के सिस्टम्स हो, पुलिसिया जो तंत्र है, आज वो क्या संदेश लोगों को देने की कोशिश कर रहा है। क्या हम ये मान के बैठ जाएं कि अगर आप बीजेपी में हैं तो आपके सारे दाग साफ हो जाएंगे, अगर आप बीजेपी में हैं तो गंगा की तरह पवित्र होंगे, और अगर आपके ऊपर कोई दाग है तो वो भी साफ हो जाएगा, और इसमें आपको या जो तंत्र है, जो सिस्टम्स हैं, उनका भी सहयोग मिलेगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के राजनीति की। जी हाँ, शिवसेना लीडर संजय राउत ने बृहस्पतिवार को क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि यूपीए बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है और नॉन कांग्रेस लीडर जैसे कि शरद पवार हैं, उनको यूपीए का नेता बनना चाहिए। तो ये बात महाराष्ट्र कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और जो महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ हैं नाना पटोले, तो उन्होंने ये कहा कि क्या शिवसेना के जो लीडर है संजय राउत, वो क्या शरद पवार के स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए संजय राउत को इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। साथ में एक और जो लीडर है कांग्रेस के, हुसैन दलवाई, उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनती अगर कांग्रेस उन्हें समर्थन नहीं देती। तो कुल मिलाकर इसको लेकर काफ़ी इस समय तनातनी चल रही है शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, और उसका जो केंद्र बिंदु है वो यूपीए बन चुका है। और आपको ये भी बता दें कि साथ में नाना पटोले ने ये भी कहा है कि सोनिया गांधी बिल्कुल एक कॉम्पिटेंट लीडर हैं और वो यूपीए की अगुवाई बिल्कुल ठीक तरीके से कर सकती हैं, और इसकी चिंता संजय राउत को नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब आपको बता दें कि इस तनातनी की वजह क्या है। इस समय 5 राज्यों में चुनाव है, और कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है 5 राज्यों में कैसा रहेगा, उस पर शायद निर्भर करेगा कि यूपीए का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि ये इस समय कांग्रेस का टेस्टिंग टाइम है। राहुल गांधी कितना उसमें खरे उतर पाते हैं, कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा होता है, और अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब होता है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत इस समय ठीक नहीं चल रही है, तो शरद पवार ऐसे नेता की अगुवाई को लेकर इस समय काफी गहमा गहमी चल रही है कि यूपीए के अध्यक्ष को बदला जाए। और जिस तरीके से संकेत संजय राउत ने दिए हैं, क्योंकि इस समय जो पूरा केंद्र बिंदु है वो शरद पवार हैं, शरद पवार की अगुवाई में ही बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, क्योंकि कोई भी क्राइसिस आता है उस क्राइसिस को ट्रबल शूट करने के लिए शरद पवार सामने नजर आते हैं। तो उसी तरीके से जो एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात है, या फिर बीजेपी का जो एक विकल्प कौन होगा, उसको लेकर ये तमाम गहमा गहमी इस समय चल रही है। लेकिन इसका पूरा दारोमदार इस समय कांग्रेस पर होगा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस इन 5 राज्यों के चुनाव में कैसा होता है। और जाहिर सी बात है कि ये परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि सोनिया गांधी को उनके मेडिकल रीजंस की वजह से हटाकर और कोई दूसरा नेता होगा जो यूपीए का अध्यक्ष बनेगा। और इसमें जो फ्रंट रनर है वो अगर कहा जाए तो शरद पवार है, और उनकी बैटिंग इस समय शिवसेना पुरजोर तरीके से कर रही है। तो रोचक एक टर्न ले लिया है पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में। काफी भूचाल भी है इस समय परमबीर सिंह की चिट्ठी को लेकर, वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर, उधर सचिन वाजे और रश्मि शुक्ला ये जैसे अफसर हैं वो भी एक केंद्र बिंदु बन चुके हैं। तो पूरी जो राष्ट्रीय राजनीति है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल महाराष्ट्र में जाकर सिमट गई है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं सुएज नहर की, जहां पर एक बहुत बड़ा सा पानी का जहाज जाकर ब्लॉक हो गया है। अब आपको बताते हैं कि ये जो सुएज कैनाल है ये रेड सी और मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करता है, और विश्व का 10% से ज्यादा जो शिपिंग ट्रैफिक है वो सुएज नदी से ही जाता है। अब ये जो शिप, जो पानी का जहाज जो फंसा है, ये बताया जा रहा है कि बहुत ही लंबा जहाज है। इसका नाम है एवर गिवन, और ये एवर गिवन जो पानी का जहाज है ये ऑलमोस्ट इसने पूरे सुएज कैनाल को इस समय ब्लॉक कर लिया है, क्योंकि जो सुएज कैनाल की जो चौड़ाई है ऑलमोस्ट उतनी ही लंबाई इस पानी के जहाज की मानी जा रही है। अब यहाँ पर ड्रेजिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, और आपको बता दें कि जो सुएज कैनाल का जो
एक इम्पॉर्टेंट लिंक माना जाता है। जितना भी शिपिंग ट्रैफिक है वहाँ पर क्रूड ऑयल और जितना भी जो सी का जो ट्रैफिक है और जो सी का जो व्यापार होता है वो सुएज कैनाल से होता है। और सबसे ज़्यादा जो ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो ट्रेड है वो इसी कैनाल से होता है। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक तौर पर ये जो व्यापार है पूरा जो सुएज कैनाल से होता है वो इससे अफेक्टेड है, क्योंकि एवर गिवन जहाज़ अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि वो जाकर सुएज नदी में ब्लॉक हो गया था। वहाँ पर ड्रेजिंग ऑपरेशंस हैं, जैसा मैंने कि आपको बताया है। तो ड्रेजिंग ऑपरेशंस का जो काम है वो 87% पूरा हो गया है और इसे 100% पूरा करने में अभी कुछ हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन इस पीरियड में क्या नुकसान होगा? क्रूड ऑयल और जो ब्रेंट प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर उसका व्यापार नहीं हो पा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 10 ऐसी बड़ी पानी की जो जहाज़ हैं वो वहाँ पर इस समय स्टक हैं। वो बिल्कुल सुएज कैनाल के अंदर नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर स्टक हैं। और जो कि 10 मिलियन क्रूड ऑयल है, 10 मिलियन बैरल वो लेकर वहाँ पर बिल्कुल स्टक हैं, क्योंकि वो आगे नहीं जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी शंकाएं जताई जा रही हैं कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं और आर्थिक व्यापार इससे बिल्कुल अफेक्ट हो सकता है। अब आपको बता दें, जो ऑलरेडी शिपिंग का जो बिजनेस है वो कोरोना महामारी के चलते उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और अब ये जो एवर गिवन जो पानी का जहाज़ है इसके फंसने के बाद जो सुएज नदी से जितना आर्थिक व्यापार होता है वो भी, उसको लेकर भी काफ़ी नुकसान की आशंकाएं हैं वो जताई जा रही हैं। अब आपको बता दें कि जो सुएज नहर है वहाँ पर जितना भी शिपिंग होती है क्रूड ऑयल की, वो ज़्यादातर जो देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ से इसका व्यापार होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान इसकी वजह से होगा। तो अब देखना ये है कि ये जो एवर गिवन पानी का जहाज़ है ये कितने दिनों में इसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ड्रेजिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं और 87% ही काम पूरा हो पाया है। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और जो शिपिंग एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अभी कुछ हफ्ते और लग सकते हैं। तो कुछ हफ्ते और लग सकने का मतलब ये है कि आर्थिक नुकसान होगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिसका असर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के और भी कई देशों में पड़ सकता है। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। और सुनिए सच की 5 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर और देखते रहिएगा सुनिए सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।